ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। संप्रेषण के मूल तत्व यूनिट 1 BSDLA 136 में पहला अपना चैप्टर रहेगा और आज से अपन एक नई किताब है वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन पूरी किताब के अंदर अपन संप्रेषण ही समझेंगे। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेट करना, किस तरह से दो व्यक्ति हैं आपस में बातें वो पहुंचाते हैं। ठीक है, बातें समझते हैं, बातें पहुंचाते भी हैं। तो एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है। तो अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया का नाम है संप्रेषण। पूरी किताब में अपन यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो BSDL 137 है, आई एम सॉरी, BSDL 137। ठीक है, BSDLA 137 यूनिट 1 संप्रेषण के मूल तत्व। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर अपन इसका अर्थ समझेंगे, संप्रेषण कितना टाइप का होता है वो समझेंगे, और फिर संप्रेषण का प्रयोजन समझेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें अपन एक एक करके लिखते हैं। संप्रेषण का मतलब समझते हैं। सबसे पहले तो इसका अर्थ लिख लो आप। संप्रेषण की परिभाषा या संप्रेषण का अर्थ। डेली लाइफ में संप्रेषण की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आपको अपने माँ से बात करनी है, या आपके पिताजी से बात करनी है आपको, या फिर आपके दोस्त से बात करनी है, टीचर से बात करनी है। ठीक है, आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। संप्रेषण बहुत ही ज्यादा जरूरी आज के टाइम पे हो गया है। ठीक है, देखो अगर आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो वहां पर अगर आपकी जो भाव भंगिमाएं हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस है वहां पर इंटरव्यू वगैरह जब देने जाओगे, तब अगर सामने वाले को लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप ढंग से नहीं बोल पा रहे, चीजों को रख नहीं पा रहे, तो वहां पर अपन समझेंगे कि आपने जो संप्रेषण किया है वो बिल्कुल वहां पर प्रभावी नहीं है। गलत संप्रेषण की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कोई अच्छा स्पीच देते हैं, लोग तालियां बजाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है? क्योंकि उस व्यक्ति के पास में संप्रेषण की कला है। अब भी नहीं समझ में आए तो ये समझो, देखो एक राजा था। कहानी बताता हूँ, छोटी सी एक कहानी सुनो। एक राजा था। ठीक है, राजा ने दो पंडितों को बुलाया। राजा ने दो पंडितों को बुलाया और पूछा कि मैं कितने साल जीऊंगा। ठीक है, मैं कितने साल जीऊंगा, मेरी उम्र क्या होगी। ठीक है, अब जो ए पंडित था, ए ज्योतिष था, ठीक है, तो इसने क्या कहा, आप जब 99 वर्ष के हो जाओगे उसके बाद आप मर जाओगे। आप जब 99 वर्ष के हो जाओगे तो आप मर जाओगे। राजा को बड़ा गुस्सा है कि यार ये तो मरने की बातें कर रहा है, इसको फांसी पर चढ़ा दो। ठीक है, जबकि जो बी पंडित था उसने क्या बोला राजा से कि राजा, हे राजन, आप शतायु होंगे। शतायु का मतलब आपकी उम्र 100 वर्ष होगी। तो देखो बात तो एक ही थी। ए ने भी तो यही बात की कि आप जब 99 वर्ष के हो जाओगे तब आप मर जाओगे। ठीक है, और जो दूसरा पंडित था उसने इस बात को दूसरे लहजे से कह दिया कि आप राजन शतायु होंगे। ठीक है, उसका लहजा अलग था, बोलने का तरीका अलग था। तो राजा ने इसको बहुत सारे गांव है वो इनाम में दे दिए। ठीक है, इसको बहुत सारे उपहार गिफ्ट वगैरह दे दिए। तो एक ही बात को दो अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। तो संप्रेषण एक कला है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके अपन जिंदगी के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको संप्रेषण क्या है। तो इसका अर्थ लिखो आप। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें वक्ता का संदेश, संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें वक्ता का संदेश, वक्ता मतलब स्पीकर, बोलने वाला, जिसमें वक्ता, ब्रैकेट के अंदर लिख लो, स्पीकर का संदेश
श्रोता तक पहुंचता है। श्रोता मतलब लिसनर, जिस तक बातें पहुंचती है, या फिर प्राप्तिकर्ता कह सकते हो इसको, तो मैं तो इंग्लिश में लिख देता हूं इसको लिसनर। श्रोता तक पहुंचता है, पहुंचता है तथा श्रोता अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तथा श्रोता अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो कई बार आपने अपने दोस्त से कोई ऐसी बात कही होगी, आपकी आंखों में आंसू आए होंगे और आपके दोस्त ने आपको गले लगा लिया होगा, ठीक है। तो आपने संदेश पहुंचाया अपने दोस्त तक, ठीक है, वो आपके भाव समझ गया, वो आपके मन की व्यथा समझ गया और उसने प्रतिक्रिया स्वरूप आपको गले लगा लिया। तो ये एक संप्रेषण है। अर्थात वक्ता व श्रोता एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, अतः वक्ता व श्रोता इस प्रक्रिया में एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचाते हैं। इस प्रक्रिया को सुनकर बोलकर, इस प्रक्रिया को सुनकर कोमा बोलकर कोमा देखकर कोमा पढ़कर कोमा चित्र बनाकर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। इस प्रक्रिया को सुनकर बोलकर देखकर पढ़कर चित्र बनाकर पूरा किया जाता है। तो कई बार आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो अपनी मम्मा से कुछ मांगते हैं, तो कई बार वो कुछ कुछ ड्राइंग करते रहते हैं, ठीक है। मान लो कुछ ऐसी चीज, ऐसा खिलौना उनको चाहिए, ठीक है, जो कि वो काफी दिनों से वो डिमांड कर रहे हो और उनके घर वाले उनको ला के नहीं दे रहे हो। तो बच्चा है, वो अपनी प्रतिक्रिया, वो अपना संदेश है, वो अपनी मम्मा तक कैसे पहुंचाता है, कुछ चित्र वगैरह बना करके। तो एक संप्रेषण की प्रक्रिया है जिसमें संदेश पहुंचाए जाते हैं दो व्यक्तियों के बीच में। अब एक जरूरी बात है कि इसमें किस तरह से संदेश पहुंचाया जाता है, किसका इस्तेमाल करके संदेश पहुंचाया जाता है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय है हमारी, 5 ज्ञानेंद्रिय है। तो लिखो, इसमें इसमें 5 ज्ञानेंद्रियों इसमें 5 ज्ञानेंद्रियों तथा शरीर के समस्त अंगों का प्रयोग होता है, तथा शरीर के होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी है? अगर 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? आंख, कोमा कान, कोमा, ये आपकी 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख कोमा कान कोमा त्वचा कोमा जीव कोमा नाक। संप्रेषण के विविध प्रकार, कैपिटल बी हेडिंग लगा के लिखो, संप्रेषण के प्रकार या संप्रेषण के विविध प्रकार, एक ही बात है। इसके अंदर आप लिखो पहली हेडिंग, पहला प्रकार स्मॉल ए, मौखिक संप्रेषण। अब जो बोल के अपन विचारों को बताते हैं, ठीक है, वो किस में आ जाएगा? मौखिक संप्रेषण में आ जाएगा, ठीक है।
तो लिखो इसके अंदर सिंपल सा है, तो बोलकर किया जाने वाला, मुंह से बोलकर, मुंह से बोलकर किया जाने वाला संप्रेषण मौखिक संप्रेषण कहलाता है। वाक्य और शब्दों का ध्यान से प्रयोग करना, इसमें चुने गए वाक्य, इसमें चुने गए वाक्य और शब्दों का ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कई बार मम्मी को हम ऐसा कुछ बोल देते, मम्मी बोलते हैं क्या तुम में तमीज़ नहीं है ये सब बोलने की, तुम इस बात को और तरह से भी बोल सकते हो, ठीक है, बोलना कब सीखोगे तुम। तो कई बार मम्मी डांटती है, क्यों डांटती है, क्योंकि हम जो सेंटेंस बोलते हैं ना वो उठपटांग बोल देते हैं, ठीक है, मतलब गलत शब्द यूज कर लेते हैं, सेंटेंस है उसकी संरचना वो गलत बना देते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल से समझो, एक साइकिल की दुकान से कोई साइकिल खरीद के लाया, मान लो उसकी साइकिल खराब हो गई 2 दिन बाद में, ठीक है, तो वह दुकानदार के पास में जाता है और कहता है कि तुम्हारी साइकिल तो खराब हो गई। तो दुकानदार कहता है क्या दिक्कत आ गई इसमें, आप बताइए। दुकानदार तो अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन हम कैसे बात कर रहे हैं, बहुत आक्रामक रूड होके। तो हम बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल भी नहीं चली है, ये कैसी घटिया साइकिल हमें दे दी है आपने, ठीक है। तो दुकानदार क्या कहता है गुस्से से, अरे साइकिल ही तो ली है आपने, पूरी दुकान थोड़ी ले ली मेरी, ठीक है, और ये मशीन है इसके अंदर दिक्कत आ सकती है। तो कई बार क्या है, अगर अच्छे से अपन मौखिक संप्रेषण नहीं करते हैं तो वाद विवाद का कारण बन जाता है, ठीक है। हमें अपनी बातों को अच्छे से रखना आना चाहिए ताकि सामने वाला है अच्छे से हमें समझ सके और हमारी बातों को भी समझ सके, राइट। तो आगे लिखो आप, अर्थात ऐसी वाणी का प्रयोग करना उचित रहता है जिससे व्यक्ति स्वयं भी प्रसन्न हो और श्रोता भी प्रसन्न हो। अर्थात ऐसी वाणी का प्रयोग करना उचित रहता है, करना उचित रहता है जिससे खुद को भी प्रसन्नता मिले और श्रोता को भी मिले। तो एक कबीर साहब की एक दोहा भी तो है, सुना है तो, ऐसी वाणी बोलिए, कबीर साहब क्या कह गए हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, खुद है शीतल होए। तो यानी कि ऐसी हमें वाणी बोलनी है जिससे सामने वाला हर्ट ना हो, जिससे सामने वाला भी खुश हो और हम भी खुश रहे। तो ऐसी हमें बातें कहनी है, ठीक है। तो आगे लिखो, नम्र व सहज होकर बातें करनी चाहिए, व्यक्ति को विनम्र मतलब पोलाइटनेस होनी चाहिए बातों में, विनम्र व सहज होकर बातें करनी चाहिए, कंफर्ट होकर, ना कि उतावलेपन में, जल्दीबाजी में। क्योंकि बोले गए वाक्यों में गलत लहजा हुआ तो संप्रेषण सही ढंग से नहीं होता है, क्योंकि बोले गए वाक्य में गलत लहजा, लहजा मतलब ढंग,
हुआ तो संप्रेषण सही ढंग से नहीं होता। देखो एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कि एक पापा है, ठीक है, तो पापा अपने बच्चे को कहता है इधर आओ, ठीक है, मतलब बहुत तेज तेज बोलता है उसको। तो उसके बच्चे को लगता है कि मैंने गलती कर दी, अब थप्पड़ आने वाली है, ठीक है। जोर से कहा पापा ने इधर आओ, और यही बात है, यही वाक्य पापा ने आराम से अपने बच्चे कही इधर आओ, ठीक है। तो बच्चा समझ जाएगा कि मुझे कुछ या तो खिलौना मिलने वाला है या कोई खाने की चीज मिलने वाली है। तो बच्चा दौड़ के अपने पापा के पास में चला जाता है, ठीक है। तो देखो मौखिक संप्रेषण का प्रभाव है वो हम किस तरह से देख सकते हैं अपने डेली लाइफ में। तो इसको सफलतापूर्वक करने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए जो कि मैंने आपको बताई है, ठीक है। आगे लिखो दूसरा टाइप आंगिक संप्रेषण, बॉडी लैंग्वेज इसको कह सकते हैं अपन। देखो जरूरी नहीं है कि हर बात है वो आप बोल करके कहें, कि जैसे कोई दुखी सा व्यक्ति है, ठीक है, घर के अंदर ही देखो आप, मतलब कोई भी, जैसे कि हम ही कई बार काफी दुखी हो जाते हैं किसी बात से, तो हमारे कंधे झुके हुए रहते हैं और हमारी भौहें जो आईब्रोज है वो भी नीचे की तरफ रहती है, आंखें झुकी हुई रहती है, गर्दन भी झुकी हुई रहती है, और हमारे शरीर के जो अंग है हाथ पैर वो ढीले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी हमारी हालत को देख के कह देगा कि भाई बात क्या है, तो आपने कोई बात थोड़ी बताई है उसको, लेकिन वो समझ गया है सामने वाला कि आप किसी बात से दुखी हो, ठीक है। ऐसे ही आप ये समझो कि क्लास के अंदर काफी तरह के बच्चे आते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे ढीले ढाले चल चल के कंधे झुके हुए होते रहते हैं, और कुछ बच्चे हैं वो बिल्कुल ऐसे सीना चौड़ा करके कंधे उनके एकदम बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, और उनकी जो ठुड्डी रहती है, चिन रहती है, वो सामने की तरफ रहती है। इसका मतलब क्या है कि भाई उस बच्चे के अंदर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो किसी बात से डरता नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या हमसे कहना चाह रहा है। तो लिखो इसमें शरीर के अंगों का अधिक महत्व है, इसमें शरीर के अंगों का अधिक महत्व है। इसकी शुरुआत वेशभूषा व व्यक्तित्व से होती है। देखो आप कैसे ड्रेस पहनते हो, कैसी आपकी पर्सनैलिटी है, इससे सामने वाले को काफी कुछ पता चल जाता है। जैसे कि कभी इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे तो पता चलेगा। इसकी शुरुआत वेशभूषा व व्यक्तित्व से होती है। शरीर के अंग व्यक्ति के भावों को बताते हैं। मुस्कुराकर कोमा विनम्र होने कोमा शारीरिक अंगों की स्थिति सही होने पर आंगिक संप्रेषण सफल माना जाता है। मुस्कुराने से कोमा विनम्र होने से कोमा शारीरिक अंगों की सही स्थिति होने पर, जैसे कि आपके कंधे हैं बिल्कुल झुके हुए नहीं होने चाहिए, आपकी जो ठुड्डी है वो सामने की तरफ होनी चाहिए, आप आई कांटेक्ट करें लोगों से, ताकि लोगों को लगे कि भाई तुम्हारे अंदर भी कुछ बात है, विश्वास है, तुम किसी बात से लज्जा फील नहीं करते हो। कोमा शारीरिक अंगों की सही स्थिति होने पर आंगिक संप्रेषण सफल माना जाता है। इससे वक्ता व श्रोता खुशी गम कोमा
अतिशयोक्ति के भाव समझ जाते हैं। इससे श्रोता व वक्ता खुशी कोमा गम कोमा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या होती है? सरप्राइज हो जाना किसी बात से। तो कई बार हम भौचक्के से हो जाते हैं, कोई अचानक से बात सुन ली, जैसे कि हमारा जो दोस्त है बिल्कुल भी नहीं पढ़ता और उसके अच्छे नंबर आ जाएं कॉलेज के अंदर, ठीक है, तो ऐसे सरप्राइज हो गए हम, काफ़ी देर तक तो बोलेंगे नहीं कुछ भी, और हमारा मुंह है वो भी थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि लगता है कि सरप्राइज वाली कोई कंडीशन है। वक्ता खुशी व गम कोमा अतिशयोक्ति के भाव समझ पाते हैं। अब एक और एग्जांपल समझो कि बॉडी लैंग्वेज यानी कि आंगिक संप्रेषण अपने जीवन को भाई अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी बना सकता है। कैसे समझो यहाँ पर एग्जांपल से, जैसे कि एक जना इंटरव्यू देने गया, ठीक है, हाथों के अंदर इसके एक बैग है, ठीक है, इस बैग के अंदर इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, इसकी मार्कशीट है, इसका आधार कार्ड है और इसके जो भी कागज़ हैं वो है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति बैठे रहते हैं, ठीक है, एक डेस्क है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ये रूम के अंदर एंटर हुआ, सबसे पहले तो इसने ड्रेस क्या पहनी है और इसकी क्या पर्सनालिटी है, ठीक है, उससे काफ़ी कुछ पता चल जाता है इंटरव्यू जो लोग लेते हैं, ठीक है, उनको। तो अब एक अधिकारी ने कहा, एक ऑफिसर ने कहा कि श्रीमान अपने तुम ओरिजिनल मार्कशीट दिखाओ हमें, ठीक है। क्या कहा? आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट दिखाओ हमें, आपके कितने नंबर है कॉलेज के अंदर। तो देखो ये जो लड़का है ना, ये क्या करता है, अपना मुंह अजीब सा कर लेता है। इसके पास में ओरिजिनल मार्कशीट तो है, लेकिन इसको बहुत मतलब अजीब सा लगता है कि यार मार्कशीट देखेंगे, मतलब बड़े बन रहे हैं लोग, ठीक है, और लोगों से तो देखी नहीं मेरी मार्कशीट, ये लोग देख रहे हैं। तो ये जो लड़का है ये अजीब सा मुंह बना लेता है, ठीक है, अजीब सा मुंह बना लेता है। और मतलब इसके शक्ल को देख के इन लोगों को लग जाता है कि भाई ये तो है, मतलब हमें कुछ ना कुछ मन ही मन के अंदर है, कुछ ना कुछ सुना रहा है। तो इंटरव्यू वाले जो अधिकारी हैं, क्या इसको सिलेक्शन देंगे, क्या इसको नौकरी देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि इसका तो बिल्कुल भी मन नहीं है और ये तो अजीब सा मुंह बना रहा है मार्कशीट निकालते टाइम। लेकिन बजाय इसके मुंह बनाने के कि हम मुस्कुरा करके, एक अच्छी सी स्माइल हो चेहरे पर और आपके जो कंधे हैं बिल्कुल झुके हुए नहीं हो, तो इनको भी लगता है कि यार अच्छा अच्छा बंदा है और ये कंपनी को आगे बढ़ा सकता है, डिपार्टमेंट को आगे ले जा सकता है, तो वहाँ पर आपकी जो जॉब है वो निश्चित हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा मायने रखता है आंगिक संप्रेषण। और काफ़ी सारे कोचिंग्स होते हैं इसके लिए, तो काफ़ी बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, लोग जाते हैं, पैसे देकर सीखते हैं बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने में आगे बढ़ने के लिए बॉडी लैंग्वेज कैसे ठीक करें, ठीक है। तो खाली टाइम में देखते रहा करो कुछ ना कुछ। अब आगे आप तीसरा टाइप लिखो, सी टाइप, लिखित संप्रेषण। जैसे कि आप निबंध लिखते हो, ठीक है, या नाटक लिखते हो, कहानी लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, तो आप अपने भावों को वहां पर लिखते हो, राइट, ताकि जो पाठक है उसके मन पर आप अच्छे प्रभाव डाल पाओ। अब भाई चेतन भगत की इतनी सारी किताबें क्यों बिकती है मार्केट के अंदर? क्योंकि वो अच्छे उपन्यास लिखता है, अच्छे नॉवल लिखता है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद की जो किताबें हैं मार्केट के अंदर इतनी क्यों बिकती हैं? और लोग भी तो हैं, और लोग भी तो लिखते रहते हैं, लेकिन दोस्तों अंतर है। क्या अंतर है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद हो, चाहे चेतन भगत हो, इनके पास में एक आर्ट है लिखने की, और ये उस आर्ट के माध्यम से अपने विचारों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं और पाठक के मन और दिल में अपना प्रभाव छोड़ पाते हैं। तो लिखो इसके अंदर, जब लिखकर बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है तो
तो इसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। यह अपने विचारों को प्रस्तुत करने की एक सशक्त कला है। इसका प्रयोग करके लेखक कविता कोमा नाटक कोमा उपन्यास कहानी लिखकर पाठक के मन पर अपना प्रभाव छोड़ पाता है। देखो मुंशी प्रेमचंद की आपने ईदगाह कहानी पढ़ी है, तो कई बार तो आपका रोने का जी करता है, कई बार आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, कि यार कैसे हुआ, बड़ा अच्छा बच्चा था वो, जो अपने माँ के लिए इतना सोचता था, ठीक है। तो भाई एक जो आर्ट है ये समय के साथ में विकसित होती है। आप अपनी बातों को कैसे लिखते हैं, कहानी लिखकर पाठक के मन पर अपना प्रभाव छोड़ पाता है। लिखित संप्रेषण को सफल बनाने हेतु आगे लिखो। लिखित संप्रेषण को सफल बनाने हेतु लिखित संप्रेषण को सफल बनाने हेतु लेखक को लेखक को 5 शब्दों पर ध्यान देना पड़ता है। कौन कौन से 5 शब्द हैं? क्या, कौन, और, कब, कैसे, क्या, अच्छा, क्यों। ठीक है, ये जो 5 शब्द हैं ये किसी भी कोई अगर लेखक है उसको ध्यान में रखने पड़ते हैं। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं। इस शब्द क्या शब्द को क्यों ध्यान में रखना चाहिए वो लिखो। टिप्पणी कोमा रिपोर्ट कोमा लेख कोमा कहानी कोमा निबंध आदि लिखने से पहले लिखने से पहले तय कर लेना चाहिए कि क्या लिखना है। विषय तय हो जाने के बाद लेखन का उद्देश्य समझना चाहिए।
समझना चाहिए। थर्ड लिखो कौन। लेखक को लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह किसे लिख रहा है। लेखक को लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह किसे लिख रहा है। अपनी माँ को लिखेगा तो अलग भाषा में लिखेगा, अपने अधिकारी को लिखेगा तो अलग भाषा में लिखेगा, अलग शैली में लिखेगा। ठीक है, लिख रहा है जिससे उचित शैली अपनाकर संप्रेषण को सफल बनाया जा सकता है। जिससे उचित शैली अपनाकर लिखित संप्रेषण को सफल बनाया जा सकता है। जैसे माँ को लेख लिखते समय लेखक अनौपचारिक शैली अपनाता है, अनऑफिशियल। जैसे कि माँ आपकी बहुत याद आती है, तो ऐसा अपने अधिकारी को थोड़ी लिखेगा कोई। ठीक है, तो शैली अलग हो जाएगी उसके अंदर। जैसे माँ को लेख लिखते समय लेखक अनौपचारिक अनौपचारिक को इंग्लिश में लिख लो अनऑफिशियल शैली अपनाता है। शैली अपनाता है तथा अधिकारी को लिखते समय लेखक औपचारिक शैली को अपनाता है। ठीक है, औपचारिक शैली अपनाता आगे कब। जैसे कि आप लेटर लिख रहे हो, आपकी है सरकारी नौकरी। ठीक है, आप ऑफिस के अंदर बैठे हुए, आप अपने ऊपर अधिकारी है या आपके जो जस्ट नीचे अधिकारी आते हैं उनको कोई कुछ लिख रहे हो लेटर वगैरह, तो डेट वगैरह लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तभी तो पता चलता है कि ऑफिस से ये नोटिस कब निकला है। ठीक है, विशेषतः पत्र लिखते समय वो ऑफिस में काम करते वक्त। काम करते वक्त सही तारीख लिखनी आवश्यक होती है। होती है। फिफ्थ पॉइंट लिखो कैसे। लिखते समय शैली का चुनाव तथा तथ्यों को क्रमवार लिखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। जब आपको कोई लिखा हुआ पड़ेगा तो आपको सिलसिलेवार लिखना होता है चीजों को। ठीक है, लिखते समय शैली का चुनाव। शैली मतलब क्या, अलंकार। ठीक है, और आप मुहावरे लोकोक्ति कैसे इस्तेमाल कर रहे हो इनका, तो ये सब शैली कहलाता है। ठीक है, शैली का चुनाव तथा तथ्यों को तथ्यों को तथ्यों मतलब फैक्ट, तथ्यों को क्रमवार लिखना। तथ्यों क्रमवार लिखना बहुत जरूरी होता है। जैसे पर्यावरण संरक्षण पर निबंध लिखने से पहले। जैसे पर्यावरण
संरक्षण पर निबंध लिखने से पहले अच्छे समाचार पत्रों से तथ्यों को जुटाना से पहले अच्छे समाचार पत्रों को पढ़कर अच्छे समाचार पत्रों से जानकारी व तथ्य जुटाना तथा उनको सिलसिलेवार लिखना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे कि एनवायरमेंट संरक्षण पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। तो भाई जब आप पर्यावरण पर निबंध लिखना चालू करोगे तो क्या लिखोगे सबसे पहले कि भाई फिलहाल है वो देश का जो वातावरण है वो दूषित होता जा रहा है, पानी हवा मिट्टी सब दूषित होते जा रहे हैं, ठीक है। फिर आप कारण लिखोगे, ठीक है। फिर आप इसके समाधान बताओगे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट पर्यावरण को सही करने के लिए क्या कर रही है वो बताओगे। अंत में आप निष्कर्ष बताओगे, ठीक है। तो आपको ये ऑर्डर से लिखना होता है। आप निष्कर्ष को पहले थोड़ी लिख दोगे, आप गवर्नमेंट क्या कर रही है वो पहले थोड़ी लिख दोगे। तो देखो कोई भी टॉपिक है उस पर अच्छा लिखने से पहले कम से कम अच्छी किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, तब जाके चीजें लिख पाते हैं, ठीक है। आगे लिखो स्मॉल डी, संचार माध्यमों से संप्रेषण। तो जैसे कि आजकल सोशल मीडिया देख लो आप, ठीक है। टेलीविजन से ज्यादा सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, उसके अंदर शॉर्ट रील्स हैं, उससे काफी कुछ पता चल जाता है, ठीक है। लोग दिन भर टाइम पास करते रहते हैं शॉर्ट रील से। तो इसके अंदर लिखो रेडियो कोमा टेलीविजन कोमा समाचार पत्र, कोमा होर्डिंग। होर्डिंग मतलब आप जब शहर में निकलते हो तो बड़े बड़े वो बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है, कोचिंग के और किसी भी एडवर्टाइजमेंट के, है ना, होर्डिंग उनको बोलते हैं, बड़े बड़े बोर्ड। कोमा बिल। बिल मतलब घर का जो बिजली का बिल है उसके नीचे क्या लिखा होता है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका मतलब क्या है, बेटी को बचाना चाहिए और उनको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो बिल के माध्यम से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोमा पैम्पलेट मतलब जो ये पर्चे वगैरह बांटते हैं उसके अंदर काफी कुछ लिखा होता है। कोमा सोशल मीडिया मीडिया वर्तमान में संदेश पहुंचाने के सशक्त माध्यम बन रहे हैं। बन रहे हैं। सरकार बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकार कोमा सरकार कोमा बड़ी बड़ी कंपनियां अपने विज्ञापन, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, अपने विज्ञापन कोमा सूचना देने के लिए सूचना देने के लिए संचार माध्यमों का इस्तेमाल करती है। एक लास्ट टॉपिक है संप्रेषण का प्रयोजन, मतलब संप्रेषण क्यों जरूरी होता है किसी के लिए भी। तो कैपिटल सी लगाकर हेडिंग लिखो संप्रेषण का प्रयोजन। प्रयोजन मतलब उद्देश्य।
तो इसके अंदर लिखो आप पहला लिखो, पहली हेडिंग, व्यक्तिगत जरूरत। देखो इंसान है वो खाने पीने के लिए, और जैसे कि एक मम्मी अपने बच्चे को प्रेम करती है, ठीक है, तो ये सब व्यक्तिगत जरूरतें होती है, इनके लिए संप्रेषण बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसमें लिखो लोग अपने दैनिक जीवन में लोग अपने दैनिक जीवन में खाने पीने को काम करने, प्यार व जीवन से जुड़े व्यक्तिगत पहलुओं के लिए संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लिखो दूसरी हेडिंग, इसका क्या उद्देश्य, व्यक्तिगत संबंध। जैसे कि आप किसी अजनबी से मिलते हो या फिर किसी रिश्तेदार से मिलते हो, तो आप पूछते हो ना कि क्या हाल चाल है भाई। तो व्यक्तिगत संबंध निभाने के लिए भी संप्रेषण जरूरी है। जब हम परिचित व अपरिचित व्यक्तियों से मिलते हैं, तो संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। थर्ड लिखो सी, सूचना। बचपन से बुढ़ापे तक इंसान विभिन्न तरह की सूचनाओं को संप्रेषण का प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो स्मॉल डी, आपस में बातचीत। इसमें लिखो इंसान एक दूसरे की भावनाओं को विचारों दृष्टिकोण को जानने व समझने हेतु, दृष्टिकोण मतलब नजरिया, को जानने व समझने हेतु, समझने हेतु संप्रेषण का प्रयोग करता है। नेक्स्ट लिखो ई, आग्रह। आग्रह का मतलब देखो, आपने काफी सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कोई टूथपेस्ट है, ठीक है, तो कई बार देखा है ना कि मोती जैसे चमकते दांतों का राज, इस्तेमाल करो ये टूथपेस्ट। या फिर आपने कई बार छाते का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, ऐसा छाता जिसे सभी पसंद करें। चाय के विज्ञापन देखे होंगे आपने, कपड़ों के विज्ञापन देखे होंगे, सस्ता टिकाऊ 50% ऑफ। तो कंपनियां क्या करती हैं,
कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए संप्रेषण का प्रयोग करती हैं। लच्छेदार और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करके वो सफल संप्रेषण करती हैं। तो लिखो इसके अंदर, कंपनियां अपने विज्ञापनों में कंपनियां अपने विज्ञापनों में आकर्षित भाषा तथा ग्राहक की आकांक्षा मतलब उसकी क्या जरूरत है, कोमा इच्छा, कोमा लोभ, इच्छा कोमा लोभ, लोभ मतलब लालच, वह अन्य व्यक्तिगत कमजोरियों का फायदा उठाकर उनसे अपने उत्पादन खरीदने का आग्रह करती है। देखो, कस्टमर की कमजोरियां तो होती है, जैसे कि आपके पास में अच्छे कपड़े नहीं है, ठीक है, या आपके पास में अच्छा मोबाइल नहीं है, तो आपको अट्रैक्ट किया जाता है अलग अलग कंपनियों के द्वारा ताकि आप उनके प्रोडक्ट को खरीदें, ठीक है, आग्रह करती है। वे इसमें प्रभावी संप्रेषण का प्रयोग करती हैं। लास्ट लिखो आप, एफ, स्मॉल एफ, मनोरंजन। देखो, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट किसको नहीं पसंद, गप लड़ाना, मजाक करना, ये सबको पसंद होता है, तो उसके अंदर भी एक संप्रेषण की क्रिया छुपी हुई होती है। तो लिखो हंसना कोमा हंसाना, हंसना कोमा हंसाना, कोमा दूसरों के सुख दुख में हिस्सा लेना, दूसरों के सुख दुख में हिस्सा लेना, यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है, यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है। वर्तमान में मनोरंजन हेतु सोशल मीडिया, और इसमें भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और यहाँ पर जो शॉर्ट्स रील्स आते हैं, दिन भर लोग लगे रहते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल अधिक किया जा रहा है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने संप्रेषण की परिभाषा आपको लिखा दी, संप्रेषण के टाइप आपको करवा दिए, और उसके बाद में मैंने आपको संप्रेषण का उद्देश्य या फिर प्रयोजन करवा दिया। तो माय डियर वन, संप्रेषण की प्रक्रिया यहां से अपन आज स्टार्ट करेंगे, और अब तक हमने संप्रेषण का अर्थ समझा, संप्रेषण के टाइप समझे, और संप्रेषण का उद्देश्य समझा, संप्रेषण क्यों किया जाता है। संप्रेषण होता क्या है एक्चुअली, जब कोई एक प्रेषक मतलब सेंडर, जो मैसेज भेजता है, जब एक प्रेषक अपने संदेश को
संदेश को प्राप्तिकर्ता तक भेजता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं अपन संप्रेषण। या फिर वक्ता अपनी बातों को, अपने विचारों को श्रोता तक पहुंचाता है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? संप्रेषण है। ठीक है, अब ये जो प्रक्रिया है कैसे कंप्लीट होती है, इसके कौन कौन से तत्व होते हैं, ये 10 नंबर का एक सवाल आ सकता है एग्जाम के अंदर BSDL 137 में। और एक छोटा सा और टॉपिक है कि संप्रेषण को सफल बनाने में अवरोध अथवा बाधाएं अथवा रुकावटें क्या क्या है। कई बार होता है ना कि हम जैसा बोलना चाहते हैं, जैसा समझाना चाहते हैं दूसरे को, दूसरा समझता ही नहीं है। कहीं ना कहीं अपनी बातों के अंदर कई बार ग्रामर मिस्टेक होती है, कई बार हमें शब्द ही नहीं मिलते अच्छे ढंग के, ठीक है, कि हम अगले को सेटिस्फाई कर पाए। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में रुकावट, ये वाला टॉपिक बचा हुआ है, और एक ये संप्रेषण की प्रक्रिया बची हुई है। इसमें से करते हैं अपन संप्रेषण की प्रक्रिया। ठीक है, कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, कैसे इसका कंप्लीशन होता है। तो इसके अंदर लिखेंगे, प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचने में 9 तत्व प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। प्रेषक से संप्रेषण की प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें लिखो सबसे पहले, अब प्रेषक से प्राप्तिकर्ता तक। प्रेषक मतलब संदेश, संदेश भेजने वाला। प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचने में संदेश पहुंचने में 9 तत्व प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। शामिल होते हैं। इसमें पहला तत्व लिखो स्मॉल ए हेडिंग लगा के, स्रोत। स्रोत मतलब जो संदेश है, जो मैसेज है, वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, स्रोत क्या है? मैं खुद हूं। ठीक है, संदेश कहां से आ रहा है? मेरे द्वारा संदेश है वो आप तक पहुंच रहा है, तो मैं हो गया सोर्स अथवा स्रोत। तो लिखो इसमें, संदेश का जन्म स्रोत से होता है। संदेश का जन्म स्रोत से होता है। यह स्रोत सजीव व निर्जीव दोनों हो सकता है। यह स्रोत सजीव, जैसे कि मैं आप तक मैसेज पहुंचा रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? सजीव हो गया। और रेडियो से आप कुछ सुन रहे हो, FM से कुछ सुन रहे हो, तो वो हो गया निर्जीव। यह स्रोत सजीव व निर्जीव दोनों हो सकता है। स्रोत अपने विचारों को अभिव्यक्त करने हेतु अपना अनुभव व ज्ञान का उपयोग करता है। अपना ज्ञान व अनुभव का उपयोग करता है। इसी पैराग्राफ में लिखना, वह स्रोत अपने विचारों को शब्दों में ढालता है। वह स्रोत, इसी में लिखो, वह स्रोत अपने विचारों को, वह स्रोत अपने विचारों को शब्दों में ढालता है। इसे वक्ता भी कहते हैं।
स्रोत को वक्ता भी कहते हैं, वक्ता अथवा प्रेषक भी कहते हैं, अथवा प्रेषक अथवा संप्रेषक भी कहते हैं। जो मैसेज को स्टार्ट कर रहा है, मैसेज दे रहा है, उसको प्रेषक कह सकते हो, संप्रेषक कह सकते हो, वक्ता कह सकते हो या स्रोत कहते हो। ठीक है, चारों में से कुछ भी यूज कर सकते हो उसके लिए। दूसरा लिखो स्मॉल बी लगा के, वक्तृत्व क्षमता, वह आधा क तय के नीचे रह, फिर आधा तय वह, वक्तृत्व क्षमता। देखो जैसे कि आपको कहा जाए भीड़ में स्पीच देने के लिए, देखो आपके अंदर आर्ट है, आप शब्दों के साथ में खेलना जानते हो, और अगर आपके पास में अच्छे और शानदार शब्द है जिससे कि आप लोगों को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर सकते हो, वो एक आर्ट होती है, वो एक कला होती है जो आप समय के साथ में विकसित कर सकते हो चीजों को। ठीक है, पढ़ के, किताबें पढ़ के, अच्छी किताबें, अच्छे मैगजीन पढ़ के, अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ के, टेलीविजन और यूट्यूब पे अच्छी वीडियोस वगैरह देख करके वक्तृत्व क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखो विचारों को अभिव्यक्त करने की कला वक्तृत्व क्षमता कहलाती है। विचारों को अभिव्यक्त, अभिव्यक्त करना मतलब एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करने की कला वक्तृत्व क्षमता कहलाती है। क्षमता कहलाती है। इसमें आगे लिखो इसी पैरा में, इसमें वक्ता की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि इसमें वक्ता की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि, ऐसी होनी चाहिए कि वह अपने विचारों को वह अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, कर सके तथा श्रोता उसके विचारों को तथा श्रोता उसके विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सके। यह हो गई आपकी हेडिंग कंप्लीट, वक्तृत्व क्षमता। स्मॉल सी लगा के पॉइंट लिखो, संदेश, मैसेज। देखो आप किसी को अगर मैसेज आपको पहुंचाना, आपको अपने थॉट्स पहुंचाने हैं, तो आप लिख करके समझा सकते हो, बोल के समझा सकते हो किसी को, और या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज से, जैसे कि अगर आपके अंदर दुख भरा हुआ है, ठीक है, तो आंखों से आंसू छलक रहे हैं, तो ये भी तो एक प्रकार का मैसेज ही है कि आपके साथ में कुछ ना कुछ हो सकता है, किसी ने डांटा हो या फिर कुछ बुरा फील कर रहे हो। ठीक है, तो संदेश मौखिक, गैर मौखिक और अथवा लिखित हो सकता है। लिखो इसके अंदर सबसे पहले, वक्ता के विचारों की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति को संदेश कहते हैं। वक्ता के विचारों की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति को संदेश कहते हैं। संदेश कहते हैं। संदेश लिखित, मौखिक, संदेश लिखित कोमा मौखिक कोमा आंगिक हो सकता है। आंगिक हो सकता है। वाक्य में व्याकरण के
सही प्रयोग से संदेश स्पष्ट रूप से समझ आता है। वाक्य में स्पष्ट रूप से व्याकरण का इस्तेमाल किया जाए तो संदेश सही से समझ में आता है। देखो जैसे कि एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, आसिफ ने विहान को चांटा मारा। ठीक है, ये एक सेंटेंस है एग्जाम्पल के लिए। यहां पर देखो मैं बदल देता हूं, शब्दों को बदल दिया मैंने। ये विहान को मैंने आसिफ की जगह लिख दिया और आसिफ को विहान की जगह लिख दिया। तो ये क्या बन गया? विहान ने आसिफ को चांटा मारा। ठीक है, तो आप ये देखो कि शब्दों को बदल देने से ही उसका कंप्लीट मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, शब्दों को बदल देने से एक सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बदल जाता है। तो व्याकरण का अगर इस्तेमाल करें तो कर्ता कर्म को, क्रिया को अच्छे से हमें देखना चाहिए, समझ हमारी अच्छी हो उसमें, और हम अच्छे से शब्दों को इस्तेमाल करें तो संप्रेषण को सफल बनाया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, ये आगे लिखो, इसी पैरा में लिखना। ये एक लाइन छोड़ दो, एक। भाषा को समझने हेतु मुहावरे लोकोक्ति, भाषा को समझने हेतु मुहावरे लोकोक्ति तथा वहां की संस्कृति की समझ होनी चाहिए। तथा वहां की संस्कृति की समझ होनी चाहिए। अब कोई इंग्लैंड का व्यक्ति आया यहां पर, उसको पता ही नहीं कि भारतीय जो लोग हैं वो गप कैसे लड़ाते हैं, मजाक चुटकुले कैसे करते हैं, क्या क्या इनके शब्द है ना, कैसे इनके रीति रिवाज हैं, कैसे इनके मूल्य हैं, संस्कृति क्या है इनकी। तो वो अच्छे से वो बात ही नहीं कर पाएगा, किसी को दोस्त नहीं बना पाएगा वो। ठीक है, तो संस्कृति की समझ होनी जरूरी है। आगे लिखो इसी में, संप्रेषक को भाषा व वाणी में तालमेल रखना चाहिए। संप्रेषक मतलब वक्ता, संप्रेषक को भाषा वाणी में तालमेल रखना चाहिए। ताकि संप्रेषण अच्छे से हो, ताकि संप्रेषण अच्छे से हो। अब जैसे कि मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश किया, एक वर्ड है जाओ। देखो, कोई अगर गुस्से में कहता है कि जाओ, तो अपन एक आदमी के लहजे से समझ जाते कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो जाओ वर्ड है वो हमें क्रोध भी बता सकता है। तो मैं बोल रहा था कि एक वर्ड है जाओ, तो एक व्यक्ति के लहजे से पता चलता है कि जाओ कैसे कह रहा है। और किसी ने पूछा, क्या मैं घर के अंदर आ जाऊं, नहीं क्या मैं घर से बाहर चला जाऊं, तो पापा या मम्मी कह सकते कि जाओ, ठीक है जाओ सब्जी वगैरह कुछ लेके आ जाओ, तो आदेश भी हो सकता है। यही जाओ शब्द का मतलब आदेश, कमांड भी हो सकती है। और एक जाओ शब्द से अपन अनुमति का भी अर्थ निकाल सकते हैं।
जैसे कि प्रिंसिपल के रूम के अंदर आते ही हमने सारी बातें कर ली कि हमारी मार्कशीट वगैरह नहीं बनी है, और प्रिंसिपल ने कहा कि चलो ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, अब तुम जाओ। तो प्रिंसिपल ने स्टूडेंट को क्या दे दी? अनुमति दे दी। तो इसलिए मैंने कहा है कि संप्रेषण में जब हम कोई सेंटेंस, कोई शब्द बोलते हैं तो भाषा और वाणी में तालमेल होना चाहिए, ठीक है, ताकि संप्रेषण अच्छे से हो सके और साफ साफ पता चल सके कि क्रोध को जाहिर कर रहे हैं या आदेश है या फिर अनुमति कोई हमें दे रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे अपन स्मॉल डी, माध्यम। संप्रेषण का एक चौथा तत्व है संप्रेषण की प्रक्रिया का, इसके अंदर लिखो, प्रेषक अपना संदेश माध्यम के जरिए ही प्राप्तकर्ता तक अपना संदेश संप्रेषित करता है। प्रेषक अपना संदेश माध्यम के जरिए ही प्राप्तकर्ता तक संप्रेषित करता है। अच्छा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो इसमें मीडियम कौन सा, माध्यम कौन सा है? इंटरनेट है ना, इंटरनेट है तभी अपन पढ़ पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और आप जब टेलीविज़न देखते हैं तो टेलीविज़न में कैसे न्यूज़ चल रही है, कैसे मूवी चल रही है, उसके अंदर सैटेलाइट से उसके अंदर तरंगे आ रही हैं, ठीक है। कुछ सैटेलाइट हमने छोड़े हुए हैं, वो सैटेलाइट टीवी के अंदर कुछ तरंगे भेजते हैं। जैसे कि आप रेडियो आपके सामने रखा हुआ है, तो रेडियो में गाने चल रहे हैं, न्यूज़ चल रही है, कैसे संभव है? क्योंकि रेडियो में क्या आता है, रेडियो तरंग आती है और रेडियो तरंग उनको प्राप्तिकर्ता तक पहुंचाता है, ठीक है। तो माध्यम हवा इंटरनेट लिखो, माध्यम हवा कोमा इंटरनेट कोमा सैटेलाइट कोमा रेडियो तरंग हो सकता है। अब दो व्यक्ति पार्क में बैठ के बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो माध्यम क्या हो गया, हवा, इंटरनेट या सैटेलाइट या रेडियो तरंग? क्या सर? प्राप्तकर्ता, वक्ता जिसको अपना संदेश भेजना चाहता है, उसे प्राप्तकर्ता कहते हैं। हमारे संदेश का प्रभाव प्राप्तकर्ता पर पड़ सकता है। देखो, अब ये सुनो कि जैसे कि आप 4-5 दोस्त हो, ठीक है, 4-5 आप दोस्त हो और एक दोस्त आया नहीं है, वो घर पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपने इस दोस्त की इन दोस्तों के सामने कर दी चुगली, ठीक है, कि वो तो गधा है, वो बेवकूफ है, उसको तो कुछ नहीं आता, वो तो नालायक है। तो ये मानो कि ये जो आपका दोस्त था वो चोरी चुपके आपकी बातें सुन रहा था कि आप उसके बारे में क्या चुगली कर रहे हो, ठीक है। उसको सब पता चल जाता है कि आप उसके पीठ के पीछे क्या बातें करते हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके और उसके जो रिलेशन है वो खराब हो जाए, ठीक है। तो प्राप्तकर्ता में ध्यान रखना पड़ता है कि संदेश देते टाइम विचारों का प्रभाव पड़ सकता है। अगर प्रेषक है वो गलती से अपना संदेश गलत तरीके से कह दे, तो लिखो इसके अंदर, हमारे संदेश का प्रभाव
हमारे संदेश का प्रभाव प्राप्तकर्ता पर पड़ सकता है अगर हमारे न चाहते हुए भी संदेश उस तक पहुंच जाए। हमारे न चाहते हुए भी संदेश उस तक पहुंच जावे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिखो एफ, संदेश प्राप्ति। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, काफी बार आ चुका है। संप्रेषण की प्रक्रिया, तो इसमें छठवां तत्व है संदेश प्राप्ति। जब प्राप्तकर्ता संदेश को अच्छे से समझ जाए तो इसे संदेश प्राप्ति कहते हैं। जब प्राप्तकर्ता जब प्राप्तकर्ता संदेश को अच्छे से समझ जावे तो इसे संदेश प्राप्ति कहते हैं। तो इसे संदेश प्राप्ति कहते हैं। अच्छे से समझ जाए तो इसे संदेश प्राप्ति कहते हैं। इसी पैरा में लिखो, जब वक्ता द्वारा कही गई बातें जब वक्ता द्वारा कही गई बातें श्रोता अच्छे से समझ लेता है तो इसे सफल संदेश प्राप्ति भी कहते हैं। तो इसे सफल संदेश प्राप्ति मानते हैं। कई बार भूमिकाओं में बदलाव आ जाता है। कई बार भूमिकाओं में बदलाव आ जाता है। जैसे टेलीफोन पर बात करते समय वक्ता श्रोता बन जाता है और उसके अगले ही क्षण श्रोता वक्ता बन जाता है। तो जब आप किसी को फोन करते हो और आपने बातें स्टार्ट करी है तो आप बन गए वक्ता और वो सामने वाला बन गया, जो जिसने कॉल को रिसीव किया है वो बन गया श्रोता। लेकिन जब आपकी बात खत्म हो गई, सामने वाला भी तो कुछ कहता है, तो वो बन जाता है वक्ता, आप बन गए फिर श्रोता। तो भूमिकाएं कई बार बदल जाती हैं। ठीक है, संप्रेषण की प्रक्रिया के अंदर। आगे लिखो जी पॉइंट, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक। अच्छा, जैसे कि मैं क्लास खत्म होने के बाद में पूछता हूं कि कैसा मैंने समझाया है, कैसा पढ़ा है, आपको समझ में आया? तो आपने कहा कि हाँ अच्छे से समझ में आया है। तो ये क्या हो गई? आपकी प्रतिक्रिया हो गई। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया का बड़ा महत्व होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और देखो, मैं आपको
सैकड़ों किलोमीटर दूर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पहले के जमाने में क्या था कि भाई मास्टर खड़ा होता था ब्लैक बोर्ड पे, पढ़ाता था बच्चों को और पूछता था कि हाँ भाई समझ में आया सबको, तो सारे मिलके क्या बोलते थे कि जी गुरुजी समझ में आया, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर हजारों और सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी अगर कोई बैठा व्यक्ति है तो वो फीडबैक ले सकता है, जैसे कि आप चैट बॉक्स में लिखते हो ना कि हाँ अच्छे से समझ में आया है। तो लिखो ये सब इंटरनेट के कारण पॉसिबल हुआ है। लिखो जब संदेश प्राप्ति हो जाती है तो वक्ता को प्रतिक्रिया मिलती है। यह शाब्दिक अथवा गैर शाब्दिक हो सकता है, ठीक है। और जैसे लिखो आगे, जैसे शिक्षक द्वारा पाठ पूरा होने पर विद्यार्थी फीडबैक देते हैं। विद्यार्थी फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया देते हैं। आजकल तो इंटरनेट पर सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे भी आजकल तो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे भी विद्यार्थी भी तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। यह सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। यह सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट लिखो फिर, हेडिंग लगाओ एच, स्मॉल एच, संदर्भ। अब इसका मतलब क्या है, संप्रेषण की प्रक्रिया में संदर्भ का मतलब क्या है। आप जैसे कि दीवार पर कील ठोक के कोई घड़ी लगा रहे हो, ठीक है। तो कील ठोकते टाइम आपके अंगुली पर हथौड़ा लग जाता है, ठीक है। सपोज करो घर के अंदर कोई नहीं है, तो आपके मुंह से गाली निकल सकती है, आपके मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल सकता है जो कि आप घर वालों के सामने अक्सर बोलते नहीं हो, ठीक है। और अगर घर वाले होते हैं तो आपके मुंह से क्या शब्द निकलते हैं, जैसे अंगुली पर आपने चोट खा ली कील ठोकते टाइम दीवार पर, तो मुंह से अपने शब्द निकलते हैं जैसे कि ओ माँ या फिर बाबूजी या जो भी है। तो मैटर करता है कि आपके आसपास कौन है। आप दोस्तों से अलग तरीके से बातें करते हो, घर वालों से अलग तरीके से बातें करते हैं, तो यह संदर्भ होता है किसी भी संप्रेषण की प्रक्रिया के अंदर जिसमें शब्द ही बदल जाते हैं, ठीक है। तो लिखो संदर्भ तीन तरह का होता है में संप्रेषण में संदर्भ तीन तरह तरह का होता है। पहला लिखो शारीरिक, दूसरा लिखो मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, तीसरा लिखो सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। एक लाइन छोड़ के लिखो, जैसे दीवार में कील ठोकते समय अगर हथौड़े की हाथ में लग जाती है तो, जैसे दीवार पर कील ठोकते समय
हथौड़े की हाथ पर लग जाती है तो, जाती है तो, प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है। जैसे घर वाले पास न हो तो उस समय मुंह से गाली निकल सकती है, गाली अथवा अपशब्द। गाली निकल सकती है, लेकिन अगर कोई न हो तो लेकिन अगर माता पिता लेकिन अगर माता पिता पास में हो तो मुंह से ओ माँ कोमा बाबूजी निकल सकता है। संप्रेषण की प्रक्रिया संदर्भ अथवा परिवेश पर निर्भर करती है। हेडिंग डालो आई, स्मॉल आई, जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। देखो, आपको बहुत कम ऐसे दोस्त मिलते हैं जिनसे आप बात करते हो तो आपको काफी रिलीफ मिलता है, काफी शांति मिलती है, काफी कुछ सीखने को मिलते हैं। आपकी जिंदगी में ज्यादा नहीं है ऐसे दोस्त। अगर हैं तो बहुत ही बढ़िया, खुशनसीब हो। नहीं है तो हमें ऐसे दोस्त जरूर बनाने चाहिए। देखो क्या होता है कि किसी इंसान ने जिंदगी के अंदर कितने ठोकरें खाई है, कितना कुछ सीखा है उसने, और जिंदगी में वो कैसे आगे बढ़ रहा है, उसका नजरिया क्या है जिंदगी को देखने के लिए, तो उसी अंदाज में वो बातें करता है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखो, संप्रेषण की क्रिया को सफल अथवा प्रभावी बनाने हेतु संप्रेषण की प्रक्रिया को सफल अथवा प्रभावी बनाने हेतु स्रोत के जीवन मूल्य व दृष्टिकोण सकारात्मक होने चाहिए। स्रोत के जीवन मूल्य व दृष्टिकोण सकारात्मक होने चाहिए। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, और अपन अब बात करते हैं, लास्ट अपना टॉपिक है इस यूनिट का, यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा BSDL 137 में। तो लास्ट टॉपिक लिखते हैं अपन, सफल संप्रेषण। इससे रिलेटेड बातें लिखते हैं। ठीक है, तो लिखो, इसके अंदर जीवन में कई बार उचित समय पर उचित शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाने की वजह से संप्रेषण सफल नहीं होता है। जीवन में कई बार उचित समय पर उचित शब्द नहीं बोलने के कारण
नहीं बोलने के कारण संप्रेषण सफल नहीं होता है। नहीं होता है। गलत संप्रेषण से रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गलत संप्रेषण से रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट अगर हमारा कोई रिश्तेदार, मतलब कि रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो देखो इसी बात को बोलने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक इंसान क्या कहेगा कि हमारे परिवार में कोई मर गया, सपोज करो उसकी मम्मी ने इस सेंटेंस को सुन लिया, तो मम्मी कहेगी क्यों तुझे बोलने की तमीज नहीं है। जबकि एक इंसान इसी बात को कैसे कहता है कि हमारे परिवार में किसी का इंतकाल हो गया है, या फिर हमारे परिवार में किसी का निधन हो गया है। ठीक है, तो बात एक ही है, लेकिन उसके बोलने के तरीके अलग हैं। राइट, तो गलत संप्रेषण से क्या होता है कि रिश्ते हैं उनमें खटास पैदा हो जाती है काफी बार। तो इसमें सबसे पहले अपन स्मॉल ए हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे सफल संप्रेषण के अवरोध। स्मॉल ए, सफल संप्रेषण के अवरोध। तो रुकावटें कैसे आती हैं, अपन जो भी कुछ बोलते हैं कई बार गड़बड़ा जाती हैं चीजें। ठीक है, सामने वाला नाराज हो जाता है काफी बार। तो क्या क्या रुकावटें हैं, तो इसमें सबसे पहले आप लिखो, हेडिंग लगाओ, स्मॉल ए में हेडिंग लगाओ, गलत संदेश। गलत संदेश। कहानी समझो, घर के अंदर लाइट चली गई। ठीक है, तो भाई ने अपने सिस्टर से कहा कि जला दो। अब सिस्टर क्या समझेगी, क्या जला दूं, घर जला दूं, मोमबत्ती जला दूं, लाइट जला दूं, मोबाइल जला दूं, किताब जला दूं, क्या जला दूं। ठीक है, तो गलत संदेश में शब्दों का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि अगर भाई कहता कि मोमबत्ती जला दो, उसको समझ में आता कि मोमबत्ती जलानी है। ठीक है, लिखो इसके अंदर, गलत संदेश में अगर सही शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो संप्रेषण अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। अगर संप्रेषण में गलत संदेश का प्रयोग किया जाए तो संप्रेषण अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, जैसे भाई ने बहन को कहा जला दो। देखो ये वाक्य अधूरा है, क्या जला दो समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो इस वाक्य में संप्रेषण अधूरा है। इस वाक्य में संप्रेषण अधूरा है। अधूरा है। अगर भाई अपने बहन को मोमबत्ती जलाने के लिए कहता तो संप्रेषण सफल माना जाता। अगर भाई अपनी बहन को मोमबत्ती जलाने के लिए कहता तो संप्रेषण सफल
माना जाता। आगे लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, गलत शब्दों का चुनाव। काफी बार ऐसा होता है कि अपन अपने दोस्तों से जो बातें हमें समझानी होती है, हमारे पास में वर्ड ही नहीं होते, गलत शब्द यूज कर बैठते हैं, कई बार गुस्से में, नाराजगी में, तो सामने वाला और ज्यादा नाराज हो जाता है। तो सेकंड हेडिंग डालो, गलत शब्दों का चुनाव। गलत शब्दों का चुनाव, इसके अंदर लिखो, अगर वक्ता अपने बातों में गलत शब्दों का चुनाव कर ले तो चुनाव कर ले तो उसके श्रोता के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। तो उसके श्रोता के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, वक्ता का काम बिगड़ सकता है। इससे देखो, कहीं पर अपन अपना काम बनाने जा रहे हैं, हमें कुछ बोलना आया नहीं या गलत बोल के आ गए, तो इससे वक्ता का काम बिगड़ सकता है। कौमा, बातें हास्यास्पद हो जाती है। कई बार हम ऐसे कुछ शब्द बोल जाते हैं कि घर वाले ही हंसने लगते हैं। बातें हास्यास्पद हो सकती हैं, इसलिए तो कहते हैं कि समय के साथ में रहते अपना जो संप्रेषण है, अपनी जो कम्युनिकेशन है, किस तरह से आप बातें करते हैं, वो सीख लेनी चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, अच्छी मूवीज देखनी पड़ेंगी, अच्छी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आगे लिखो, सुनना व समझना। सुनने व समझने में चूक होना। सुनने व समझने में चूक होना। इसके अंदर लिखो, अगर वक्ता द्वारा कही गई बात श्रोता ढंग से ना तो सुनता है ना समझता है तो संप्रेषण सफल नहीं माना जाता। अगर वक्ता द्वारा कही गई बात को श्रोता ना तो ढंग से सुनता है न ही समझता है तो सफल संप्रेषण, ऐसे लिखो, तो सफल संप्रेषण में अवरोध आता है। अवरोध या रुकावट आती है। जैसे, और आप डेली के डेली पढ़े, तो कहने का मतलब है कि संप्रेषण में रुकावट क्यों आती है? तो ना तो समझते हैं ध्यान से ना सुनते हैं श्रोता कई बार। तो लिखो इसके अंदर, जैसे अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया पाठ विद्यार्थी द्वारा ढंग से नहीं समझना। पहला एग्जाम्पल डॉट बना के लिख लो। अब देखो, कई बार क्या होता है, अधिकारी कर्मचारियों को कुछ बातें बता रहा होता है, मीटिंग चल रही होती है और कर्मचारी अपनी ही
चुगली के अंदर लगे रहते हैं, उनकी अलग बातें चल रही होती हैं। तो अधिकारी की बात जब कर्मचारी नहीं सुनते तो संप्रेषण में रुकावट आती है। तो अधिकारी द्वारा बताई गई बातें कर्मचारी द्वारा अच्छे से नहीं सुनना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब कई बार टेलीफोन पे आप जब बात करते किसी से, है ना, और आपने कोई आपका ऐसा जरूर दोस्त होगा लाइफ में जिसकी बातों को आप इग्नोर ही करते रहते, 10 में से 1 बात सुनते हो, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि हाँ समझ गई, या समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप कहोगे हाँ वापस से बोलना तुमने क्या कहा। तो कई बार टेलीफोन पे भी ऐसा होता है कि ना तो सुनते हैं अच्छे से ना समझते हैं। टेलीफोन पर वक्ता की बातें श्रोता द्वारा अच्छे से नहीं सुनना व समझना। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका है। आगे लिखो, अपने 2 पॉइंट और छोटे छोटे रह रहे हैं, फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ हेडिंग लिखो आप, गलत भाव भंगिमा। भाव भंगिमा मतलब गेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। जैसे कि घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा मेहमान जरूर आता है। देखो काफी सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जो कि हमें पसंद है, घर जब आते हैं तो उनके लिए बढ़िया अपन खाना वाना बनाते हैं, बढ़िया उनको चाय वाय पिलाते हैं। लेकिन कुछ मेहमान ऐसे आते हैं कि उनको देखकर ही बुरा सा मुंह बन जाता है और मन ही मन सोचते रहते हैं कि यार ये कब जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पूछता रहता है कि और बेटा सुनाओ क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर, नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी तुम्हारी, इतनी बड़े हो गए हो। ठीक है, तो काफी सवाल, सारे सवाल ऐसे हैं जो पूछता है वो रिश्तेदार। तो 1-2 रिश्तेदार ऐसे होते ही है, ठीक है, तो उनको बड़ा मजा भी आता है। तो गलत भाव भंगिमा, जैसे कि हमारा मुंह अजीब सा बन जाएगा, ठीक है, आंखें हैं वो इधर उधर जाने चली जाएंगी। तो गलत भाव भंगिमा के कारण भी संप्रेषण के अंदर अवरोध या फिर रुकावट आती है। तो लिखो, यदि उचित भाव भंगिमा नहीं अपनाई गई, यदि उचित भाव भंगिमा नहीं अपनाई गई तो संप्रेषण में अवरोध आता है। काफी सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जब वो आते हैं घर पे, हम स्माइल करते हैं, हमारा चेहरा खुश हो जाता है और गदगद हो जाते हैं अंदर ही अंदर, ठीक है, कि मजा आ गया आज तो ये आए हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो अपन मुस्कुराते हैं, अच्छे से बात करते, अच्छे स्वागत करते, जबकि कुछ के लिए हमारी जो भाव भंगिमा है वो उचित नहीं रहती है। ठीक है, आगे लिखो। जैसे किसी मेहमान के, किसी मेहमान के घर पर अचानक से आ जाने के कारण, आ जाने के कारण चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होना, मुंह व शरीर के अंगों की सही स्थिति नहीं होना, इनसे
संप्रेषण सफल नहीं बनता। आगे लिखो, देखो एक बात बताता हूं मैं आपको। नॉर्थ इंडिया, आप नॉर्थ इंडिया में हो, दिल्ली के अंदर हो, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में क्या क्या आता है? राजस्थान, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, है ना, एमपी, ये सब किस में आता है? उत्तर भारत में। अब कोई हमसे पूछता है कि हाँ बाजार चलोगे, सब्जियां लाओगे, तो अगर जाने की इच्छा है तो अपन गर्दन को ऐसे ऊपर नीचे करते हैं कि हाँ मैं जाऊंगी बाजार। अगर किसी चीज के लिए ना कहना है तो अपन गर्दन को लेफ्ट राइट करते हैं, इस तरह से लेफ्ट राइट। इसका मतलब क्या है? कि हम ना को बताना चाह रहे हैं कि मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है बाहर जाने की। ये तो उत्तर भारत में चलता है, लेकिन दक्षिण भारत में जब आप जाओगे, जैसे कि आप तमिलनाडु गए, आंध्र प्रदेश गए, तेलंगाना गए, है ना, कर्नाटक गए, तो वहां पर क्या चलता है कि वहां पर हाँ के लिए भी गर्दन को लेफ्ट राइट किया जाता है और ना के लिए भी लेफ्ट राइट किया जाता है। तो जब हम जाएंगे तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है चीजों को समझने के लिए, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा कि सांस्कृतिकता के कारण भी रुकावट कई बार संप्रेषण में आती है। तो लिखो, कई बार सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण भी, ये पॉइंट आया समझ में? कई बार सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण भी, कई बार सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण भी संप्रेषण में दिक्कत आ सकती है। दिक्कत आ सकती है, जैसे उत्तर भारत में हाँ कहने के लिए गर्दन को ऊपर नीचे किया जाता है, जबकि ना कहने के लिए गर्दन को दाएं बाएं किया जाता है। जबकि जबकि दक्षिण भारत में हाँ व ना दोनों के लिए गर्दन दाएं बाएं की जाती है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि भाई साउथ इंडिया के जो भारतीय हैं वो हाँ और ना दोनों के लिए लेफ्ट राइट अपनी गर्दन घुमाते हैं, तो दिक्कत ना हो ऐसी फ्यूचर में, ठीक है। आगे लिखो फटाफट, बोलने का ढंग। देखो किस तरह से बोलते हो आप, आपकी जैसी आवाज ऊंची है, ठीक है। बच्चों से बात करते हो, आवाज अगर ऊंची है आपकी, भारीपन है आपकी आवाज में, या फिर आप मीठा नहीं बोलते, तो आपसे बातें करना कोई पसंद नहीं करेगा, बच्चे भी आपसे दूर भाग जाएंगे। तो लिखो ऊंची आवाज, ऊंची आवाज कोमा भारीपन कोमा कर्कश आवाज, आवाज होने के कारण भी संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न होता है, संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न होता है। लास्ट पॉइंट लिख लो और फिर अपना यूनिट खत्म हो जाएगा। भाषा ज्ञान 6 पॉइंट लिखो।
भाषा ज्ञान नहीं होना। तो इसमें लिखो, यदि भारत का व्यक्ति इंग्लैंड चला जावे, और इंग्लैंड में तो अंग्रेजी बोली जाती है, ठीक है, अंग्रेजी नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगी फिर उसको। यदि भारत का व्यक्ति इंग्लैंड चला जावे तो तथा जावे तथा, या फिर अगर लिखो, चला जाए अगर, तथा अगर उसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ना हो, तो भी सफल संप्रेषण में बाधा आती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 1 है अपना कंप्लीट हो गया है। BSDLA 137 में कल अपन यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।